हैं। चैप्टर का नाम है गति और बल यानी कि मोशन एंड फोर्स। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 75 MCQ देखेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और इस सीरीज का 11वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 10 चैप्टर जो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। और जिनको भी न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए, तो आप इस पर ऊपर में एक आई बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो और उन सारे न्यूमेरिकल वीडियो को आप देख सकते हो। एक ही वीडियो में मैंने सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करा है, तो आप उसे देख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और चैप्टर वाइज भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल के वीडियो आपको मिलेंगे। और इस सीरीज में मैं जो आपको करवा रहा हूँ, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, जो मैंने करवा दिया है, उनमें मैं न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत ही कम ले रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन एक वीडियो में बहुत है, तो नहीं के बराबर मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया हुआ है। तो आप उन सारे वीडियो को चेक कर सकते हो। आप बस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेंगे। और न्यूमेरिकल जो सवाल है वो सवाल आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NTPC में आप उम्मीद बहुत ही कम करो कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा NTPC के एग्जाम में, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 9th से है, NCERT के क्लास 9th से है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति थी और अंतिम स्थिति है, बस उस दोनों को मिला दो, उस दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला दो, जो आपको लाइन मिलेगा उसी का लेंथ क्या होगा? विस्थापन होगा। आप इसे ऐसे समझो, मान लो कोई ये एक पॉइंट A है, यहां से कोई चला 5 मीटर, फिर इधर टर्न किया 10 मीटर, फिर इधर टर्न किया 5 मीटर और फिर इधर टर्न किया 2 मीटर, और ये एक पॉइंट है B, यहां पे पहुंच गया। तो देखो दूरी कितना होगा? 5, 10, 15, 5, 20 और 2, 22। दूरी तो हो गया हमारा 22। ये क्या हो गया? दूरी। लेकिन विस्थापन आप कैसे बताओगे? विस्थापन के लिए आपको ये पाथ नहीं चेक करना है कि कैसे कैसे वो चला। विस्थापन के लिए आप बस ये देखो कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, और इस दोनों को मिला दो। इस दोनों को मिलाने के बाद ये जो आपका लेंथ मिला, ये जो आपका लेंथ मिलेगा, यही हमारा विस्थापन होगा। तो ये हमारा न्यूनतम दूरी हो गया फाइनल और इनिशियल पॉइंट का। कितना हो जाएगा? ये टोटल 10 होता, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये अलग अलग क्वांटिटी है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन होता है? सदिश राशि वो होता है जिसमें परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो दूरी हमारा एक सदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। विस्थापन हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चाल स्केलर क्वांटिटी है, ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दूरी जो है ये सिर्फ धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं मिलेगा आपको। जीरो मिल जाएगा दूरी, अगर बंदा चला ही नहीं तो डिस्टेंस कितना? 0। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। आप कभी नहीं देखोगे कि -2 मीटर डिस्टेंस चला, नेगेटिव कभी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपको -2 मीटर मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? बताना है कि कौन सा गलत है। दूरी ये हमेशा बड़ा और बराबर होता है विस्थापन से। उसके बाद चाल बड़ा या बराबर होता है वेग से। किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और दूरी छोटा होता है या फिर बराबर होता है विस्थापन से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। जैसे एक पॉइंट यहां A है, A से कोई चला B तक, ये पॉइंट B है। इस स्थिति में देखो, मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इसने चेंज किया नहीं।
डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा अगर कोई डायरेक्शन चेंज ना करे तो। जैसे ए से बी गया, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी डायरेक्शन में चेंज हुआ तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। जैसे यहीं ए से बी पहुंचना है तो मान लो ये ऐसे पहुंचता, ऐसे पहुंचता, तो अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में हम ये लेंथ काउंट करते, ये लेंथ काउंट करते, ये लेंथ काउंट करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हम लोग ये लेंथ काउंट करते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन का जो लेंथ होता वो हम काउंट करते हैं। तो जब भी सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, अदरवाइज डिस्टेंस आपको हमेशा बड़ा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट से। अब देखो यहीं पर अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, समय से भाग लगा दो आप, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। तो यहां से देख लो, चाल ये हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा वेग के। तो यहां भी वही चक्कर है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही दिशा में अगर गति हुआ है तो चाल बराबर वेग आएगा, अगर कहीं भी डायरेक्शन चेंज हुआ तो आपका चाल बड़ा हो जाएगा वेग से। और किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डी है जो हमारा गलत राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, ये होता है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। आप बाइक चलाते हो और उसमें आप डिस्टेंस देखते हो कि आपने कितना चला, तो वो जो यंत्र होता है बाइक में लगा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, ये डिस्टेंस बताता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? विस्थापन एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेग यानी कि वेलोसिटी ये भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो उपर्युक्त में से सभी हमारा राइट आंसर होगा। वेग का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है वेग? डिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का, इसका भी एसआई मात्रक होता है मीटर। जो स्पीड होता है हमारा यानी कि चाल होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और यही यूनिट वेलोसिटी का भी होता है, मीटर पर सेकंड। तो चाहे आपसे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट पूछे, दोनों का आंसर आपको मीटर देना है। चाहे स्पीड का एसआई यूनिट पूछे, चाहे वेलोसिटी का, चाहे चाल का, चाहे वेग का, दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। तो मीटर पर सेकंड हमारा बी राइट आंसर होगा। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन होगा तो हमें त्वरण मिलेगा। मान लो प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v था, यानी वेग में परिवर्तन हो गया, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो वेग में ये परिवर्तन हुआ और टाइम से भाग लगाएंगे तो हमें दर मिल जाएगा। तो यही होता है त्वरण, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रख सकते हो। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? बोला कि वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि वेग क्या हो रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होगा, देखो त्वरण क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। शुरुआत में जितना वेग था उससे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि हमेशा जो अंतिम वेग है पहले वाले से ज्यादा होगा, यानी कि वेग में परिवर्तन हमेशा धनात्मक आएगा। अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक आएगा तो समय से भाग लगा दो तो भी हमें धनात्मक ही रेशियो मिलेगा, क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि ए हमारा पॉजिटिव होगा। तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे डैश लिया जाता है, यानी जो दिशा वेग का होगा वही दिशा अगर त्वरण का हो तो त्वरण को हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जैसे जमीन से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो वेग का दिशा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो हमारा त्वरण होता है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ए हमारा क्या होता है, जी होता है। तो ये जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, यानी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो जब भी हम ऊपर फेंकते हैं तब हम क्या लेते हैं, ए को नेगेटिव लेते हैं, और जब हम ऊपर से किसी को फेंकते हैं, किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो यू का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ और जी का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, ए को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक ले लो, अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो त्वरण को ऋणात्मक ले लो। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, ये वाला पॉइंट। स्पीडोमीटर क्या मापता है? अभी मैंने आपको बताया ओडोमीटर,
जो बाइक में आप डिस्टेंस देखते हो कि बाइक कितना चला डिस्टेंस, वो बताता है ऑडोमीटर डिस्टेंस। और जिस पर आप स्पीड देखते हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप स्पीड देख रहे हो कि अभी पर्टिकुलर टाइम पर आपके बाइक की स्पीड कितनी है, तो वो जो डिवाइस होता है जो बताता है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, वो होता है स्पीडोमीटर। तो ये गति मापता है। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा वेलोसिटी के, ये मैंने आपको बताया। तो एवरेज स्पीड भी बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी के। तो अब से औसत चाल और औसत वेग का अनुपात पूछा है, तो यहां पर एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बटे में इस एवरेज वेलोसिटी को आप यहां ले आओ नीचे की तरफ वेलोसिटी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इकाई से बड़ा या फिर बराबर होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। और सेम चीज आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। एक पहिया पर बिंदु ए है जो जमीन के संपर्क में है। जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा? ये एक पहिया है और ये हमारा जमीन हो गया। यहां पे बोला एक बिंदु ए है, उसके बाद ये पहिया आधा चक्कर लगा लेता है। आधा चक्कर यानी कि आधा रोल कर जाता है। आधा रोल करने के बाद ये जो बिंदु ए है ये यहां पहुंच जाएगा। अगर ये कंप्लीट चक्कर लगा लेता तो वापस से जमीन पर ये पॉइंट आ जाता, लेकिन ये आधा चक्कर लगाया है यानी कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये चला गया पॉइंट। हमसे पूछा विस्थापन क्या होगा? डिस्टेंस बता सकते हो आप। यहां आप लिख लो पहिए का रेडियस r है, यहां सवाल में मेंशन करना छूट गया है, पहिए का रेडियस r है। तो ये पहिए का सेंटर हो गया, ये हो गया रेडियस। तो जब एक चक्कर लगाता तो डिस्टेंस चलता 2 पाई r, आधा चक्कर लगाया तो डिस्टेंस चला पाई r। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन हमसे पूछा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल पॉइंट ढूंढते हैं, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम पॉइंट ढूंढते हैं, फाइनल पोजीशन ढूंढते हैं और इस दोनों को मिला देते हैं और ये जो हमारा अब लेंथ मिलेगा यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो हमें अब करना क्या है, हमें ये लेंथ ढूंढना है कि लेंथ कितना होगा। तो आप देखो ये पाई आर डिस्टेंस चला, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। r इसका रेडियस है तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। तो आप देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज मिल गया है। ये हो गया हमारा पाई आर, ये हो गया हमारा 2r। तो इसका आप डिस्टेंस ये वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, इसका लेंथ आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। 2r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4r स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो यहां से पाई प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी पाई स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गति का सही समीकरण है? गति का सही समीकरण, गति का 3 समीकरण है जो आपको याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। कभी भी पहला समीकरण बोले मतलब आपको यही समीकरण लेना है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई सा भी आप उठा लो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये हो जाएगा, तीसरा समीकरण ये हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गति का तीसरा समीकरण है, तो ऐसे में आपको ये तीनों ही ऑप्शन मिलेगा, आपको आंसर ये तीसरा वाला टिक करना होगा। अब v होता है प्रारंभिक अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u होता है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, a होता है हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, t होता है हमारा टाइम यानी कि समय और s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो आप देख लो गति का सही समीकरण हमारा a हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सारे समीकरण तभी वैलिड होता है जब हमारा a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यानी जितने टाइम के लिए पूछा जा रहा है उतने टाइम के लिए ये त्वरण कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, तभी हम इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं लगा सकते हैं इन सारे फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सही होता है। गति का समीकरण लागू होता है, गति का समीकरण केवल नियत त्वरण के लिए लागू होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गति का समीकरण केवल नियत त्वरण के लिए लागू होता है।
गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है? तो 3 कौन कौन सा था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमसे पूछा है विस्थापन और समय में, यानी कि s और t में, तो ये दूसरा समीकरण हमारा राइट आंसर होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही विस्थापन और समय के बीच का समीकरण है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा वेग और समय का, पहला हमारा वेग और समय के बीच में संबंध बताएगा। तीसरा हमारा बताएगा वेग और विस्थापन। तो ये ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपको अगर याद होगा तो आप बता दोगे। स्पीडोमीटर मापता है, मैंने अभी आपको बताया कि स्पीडोमीटर ये स्पीड मापता है, स्पीड मापता है यानी कि चाल मापता है, गति मापता है। अब पूछा है कि कौन सा गति मापता है? एवरेज मापता है, इंस्टेंटेनियस मापता है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम? ये मापता है ताक्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो कि 0 से 10 सेकेंड तक आपने बाइक चलाया, 0 से 10 सेकेंड तक, तो इसमें से मान लो मैं बोलूं कि दूसरे सेकेंड पे आपके बाइक की स्पीड कितनी थी। मतलब जब आप बाइक चलाते हो तो जिस समय आप जिस स्पीड पे होते हो, स्पीडोमीटर आपको वो स्पीड दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक जितना चले हो, जितने टाइम तक चले हो, उस पूरे को कैलकुलेट करके एवरेज बताता है, ऐसा नहीं करता है। आप जिस टाइम पे, मान लो आप 10:45 आपने इस टाइम पर स्पीडोमीटर को चेक किया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगा वही आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ये इंस्टेंटेनियस बताएगा, पर्टिकुलर टाइम पर कितना स्पीड होगा वो बताएगा, किसी टाइम इंटरवल के लिए नहीं बताएगा। किस वस्तु का वेग नियत कहा जाता है? किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। ये नियत तभी कहा जाएगा जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो। ये सारे ही सदिश के लिए बात होता है कि कोई भी सदिश नियत तभी होता है जब उसका परिमाण और दिशा नियत होता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब वेग नियत हो, त्वरण नियत हो, वेग शून्य हो, त्वरण ऋणात्मक हो। तो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है। विस्थापन और समय में हमारा एक रिलेशन है, s इज इक्वल टू यू टी, ये दूसरा समीकरण है गति का, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोला है कि s डायरेक्टली t के होना चाहिए, s डायरेक्टली t के होना चाहिए, s समानुपाती होना चाहिए समय के। तो ऐसा तभी होगा जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ये कब खत्म होगा? जब a बराबर क्या हो? 0 हो, a बराबर 0 हो, त्वरण हमारा 0 आ जाए, एक्सीलरेशन 0 आ जाए, तब जाकर के हमारा s डायरेक्टली t के मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग नियत हो, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण कब 0 होगा? जब v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू v माइनस यू क्या हो? कांस्टेंट हो, 0 हो, और v माइनस यू 0 हो, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, यानी कि वेग क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। क्योंकि जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट, 2 अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो क्या होगा? हल्का पत्थर पहले गिरेगा, भारी पत्थर पहले गिरेगा, दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों पत्थर एक साथ तभी गिरेगा, अलग अलग द्रव्यमान वाला, जब निर्वात में गिराया जाएगा। यानी यहाँ क्या है? एयर नहीं है, हवा नहीं है, तभी ऐसा होगा। अगर आप किसी हाइट पर चले जाओ और 2 अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को गिराओगे तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ एयर है, हवा है। तो हवा क्या करता है? ऊपर के डायरेक्शन में भी फोर्स लगाता है। श्यान बल सुना होगा, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ बायोन्सी, उत्प्लावन बल। तो ये सब बल ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है, तो इससे टाइम में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर आप निर्वात में गिराओ, वैक्यूम में, जहां एयर नहीं है, तो फिर ऊपर के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तब ये दोनों साथ साथ गिरेगा। क्योंकि देखो, किसी हाइट से जब आप मान लो h हाइट से दोनों को गिराओगे, तब गिरने में जो समय लगता है वो होता है 2h बटे में g। तो h तो कांस्टेंट है, और g के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ये सिर्फ प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। जिस वस्तु पे g लग रहा है उस पे डिपेंड नहीं करता है। अरस्तु, जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने ये कहा था कि g का मान ये ऑब्जेक्ट के, वस्तु के मास पे डिपेंड करता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने इसे प्रूव किया और कहा कि जी का जो वैल्यू है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। और यही बात मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में बताया था कि जी का मान जो है ये सिर्फ अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे और कैपिटल जी पर डिपेंड करेगा। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमें क्या देता है? वेग समय ग्राफ यानी कि वीटी कर्व और टाइम एक्सिस, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर हम लोग टाइम लिए, ये हमारा वाई एक्सिस है और इस पर हम लोगों ने वेग लिया यानी कि वी लिया। मान लो कोई हमें ग्राफ मिला, कोई ग्राफ मैं मान लूँ कि ये हमें एक ग्राफ मिला, इसको हम लोग बोलेंगे वीटी कर्व। तो इसका जो हमें एरिया मिलेगा टाइम एक्सिस के साथ, तो टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा। ये एरिया हमें क्या देगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वीटी कर्व का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ वीटी कर्व, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। साइन के साथ अगर आप जोड़ दो, मान लो कुछ एरिया नीचे भी बन जाता, कुछ एरिया ऐसे नीचे भी बन जाता, ऐसे, तब हम साइन के साथ जोड़ते हैं, ऊपर वाले को प्लस लेते, नीचे वाले एरिया को माइनस में लेते और दोनों को साइन के साथ जोड़ते तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता। अगर आप बिना साइन के साथ दोनों को जोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तब हमें डिस्टेंस मिलता। और एरिया ऑफ एटी कर्व यानी कि त्वरण और समय का जो कर्व मिलेगा, वो जो वहां से जो हमें एरिया मिलेगा वो हमें बताएगा वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वीटी कर्व से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एटी कर्व से हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो हमसे वीटी कर्व के बारे में पूछा है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, विस्थापन का परिमाण मिल जाएगा हमें। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, वेग समय ग्राफ, ये v है, वेग है और ये समय है, बोला है समय अक्ष के समानांतर है, ये समानांतर हो गया, समय अक्ष के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीटी कर्व से हमें, अभी मैंने आपको एरिया के बारे में बताया, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वीटी कर्व हमें क्या बताएगा? एरिया नहीं, सिर्फ वीटी कर्व को आप देख करके क्या बता सकते हो? वीटी कर्व को देख करके आप एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण पर आप कमेंट कर सकते हो, त्वरण कैसा है। और एसटी कर्व यानी कि विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा, उसको देख करके आप वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने एरिया के बारे में देखा था। अब देखो ये वीटी कर्व है, इसे देख करके आप एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा एक्सेलरेशन 0? क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। अगर वेग में परिवर्तन होता तो ये ग्राफ तो या तो ऊपर जाता या तो नीचे आता, लेकिन समय बढ़ रहा है लेकिन वेग एक ही पॉइंट पर है। मान लो जब यहाँ पे पॉइंट है उस समय वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये पूरे टाइम के लिए चेंज हुआ ही नहीं है। तो हमारा जो v है ये हो गया हमारा कांस्टेंट, वेग हमारा नियत हो गया। जब वेग नियत होगा तो त्वरण 0 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया जो हमारा वीटी कर्व का एरिया होता है ये हमें क्या देता है? एरिया क्या देता है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है या फिर डिस्टेंस बोल दो। तो वस्तु नियत वेग से चल रही है तो ये हमारा सही हो जाएगा। वस्तु का त्वरण 0 है, ये भी सही हो जाएगा। इसके ग्राफ से हमें विस्थापन का मान का पता चल जाएगा। सी भी सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है? त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब हम इसका यूनिट लिखते हैं। तो मीटर, तो यहाँ लेंथ का डायमेंशन आएगा l, और ये टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल T आता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा L/-2। ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया था, सी इसका राइट आंसर है। किसी पिंड के मंदन का अर्थ है, मंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन, मंदन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन, और इसका मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि निगेटिव ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण, और त्वरण हमें ऋणात्मक कब मिलता है? जब v और u में u बड़ा होता है, v छोटा होता है। इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे, समय के साथ वेग घट रहा है। तो पिंड का त्वरण 0 है, मंदन का अर्थ ये होता है क्या पिंड का त्वरण 0 है? नहीं। पिंड का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अगर समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा? ए
प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समय के साथ घट रहा है। यानी मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड था, बाद में घट करके 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमारा v माइनस यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस में 5 यानी कि -3 मीटर पर सेकंड। तो देख लो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसमें टाइम से भाग भी लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि समय तो हमेशा पॉजिटिव होता है। पिंड के वेग में परिवर्तन धनात्मक है, पिंड के वेग में परिवर्तन धनात्मक हो जाएगा तो त्वरण भी धनात्मक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर है वो सी होगा। मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था से गिरते हुए, मान लो मुक्त अवस्था से कोई गिर रहा है, तो जब मुक्त अवस्था से गिरता है तब प्रारंभिक वेग 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 होता है मुक्त अवस्था से जब गिरता है, तो क्योंकि ये गिरता है मतलब इसको किसी फोर्स के साथ फेंका नहीं जाता नीचे की तरफ। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और ये डिस्टेंस मान लो h है, ये डिस्टेंस अगर h है, तो हमारे पास गति का समीकरण कौन कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और कौन सा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम लोग s को h से रिप्लेस कर देंगे और a को रिप्लेस कर देंगे प्लस g से। तो यहाँ आप देखो दूसरा समीकरण देखो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है तो ये टर्म खत्म हो गया, तो h और g क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कांस्टेंट है तभी इन सारे रिलेशंस को हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ h आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो गिरने में लगा समय के वर्ग के, तो डी इसका राइट आंसर होगा। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली फेंका गया और वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौट आता है, वस्तु का विस्थापन कितना है। तो फेंका फिर से जमीन पर वापस आ गया, मतलब जहां से फेंका, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से फेंका और यहां पर आकर के गिरा, ऐसा नहीं होता है। जमीन पर अगर इस पॉइंट से फेंकते हो, अगर वर्टिकली बोला है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो वर्टिकली जब आप फेंकोगे तो ठीक इसी पॉइंट पर आकर के ये गिरेगा। ये तो बस समझाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है। तो जहां से फेंका वहीं पे आ गया, यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति था वही हमारा अंतिम स्थिति हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें विस्थापन 0 मिलेगा। जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो उसका वेग असमान रूप से बदलता रहता है, उसका त्वरण नियत होता है, वेग की दिशा त्वरण उत्पन्न करता है, इसका त्वरण 0 होता है। मुक्त पतन से नीचे गिर रहा है तो u क्या यहां पे हो जाएगा 0, और तो 1 सेकंड बाद इसके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इससे निकालो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v हो गया हमारा, u तो 0 हो गया और ये a हो गया हमारा g का मान 9.8। तो ऐसा करता हूं मैं, g का मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। थोड़ी देर के लिए मैं g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं ताकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ से 10 गुने में 1 सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 1 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी होगा ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद क्या होगा, इसी में आप टाइम की जगह पर 2 डालोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 सेकेंड बाद क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 4 सेकेंड बाद क्या होगा, 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, इसको आप देखो, वेग बढ़ रहा है लेकिन समान रूप से बढ़ रहा है। हर 1 सेकंड में वेग 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो ये असमान रूप से नहीं बदल रहा है, ये समान रूप से बदल रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखो वेग में परिवर्तन यहाँ कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 10, यानी कि सब में अगर आप टाइम से भाग लगा दो जो कि 1 1 1 1 है, तो त्वरण तो हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं, यानी जी तो हम लोगों को ऐसे ही पता है कि ये कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से भी आप देख सकते हो, तो उसका त्वरण नियत होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसका त्वरण नियत होता है, त्वरण कितना नियत है आप यहां से भी देख सकते हो, और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जी का मान सबके लिए कांस्टेंट ही होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने इसमें लिया है, आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, जब तक इस सवाल में ना कहा जाए कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। वेग की दिशा त्वरण उत्पन्न करता है, तो ऐसा नहीं है। वेग की दिशा त्वरण उत्पन्न करता है क्या, अब त्वरण उत्पन्न तब होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन या तो दिशा के कारण होगा, या फिर परिमाण के कारण होगा, या फिर दोनों के कारण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मुक्त पतन के केस में त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, दिशा के कारण नहीं होता है, क्योंकि दिशा तो हमेशा एक ही है,
नीचे की तरफ। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो फिर भी त्वरण उत्पन्न कर गया। तो क्यों किया? आप देख रहे हो परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो जब वस्तु जैसे जैसे जमीन की तरफ आता है वैसे वैसे उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता चला जाता है, और जब जमीन पर टकराता है उस समय मैक्सिमम स्पीड होता है। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग सिर्फ विस्थापन बोलते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो हमारा मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से यानी कि रैखीय विस्थापन से। सिर्फ विस्थापन लिखा होगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, रैखीय विस्थापन होगा। अगर कभी कोणीय विस्थापन का बात हुआ तो वहां पे कोणीय लिख करके आएगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रैखीय विस्थापन आप लोग जान रहे हो कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी। कोणीय विस्थापन क्या होता है? ये एक मान लो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए से कोई चल करके यहां पे कोई पॉइंट बी पर गया, तो ये जो हमारा ए बी आर्क है, ये जो आप ए बी आर्क देख रहे हो, ये आर्क इस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। अब इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जिस तरह से हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग लगाते थे तो क्या मिलता था? वेलोसिटी मिलता था। इसी तरह से इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब हम लोग टाइम से भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का कोई विमा नहीं होता, और एंगुलर वेलोसिटी का विमा होगा, और ये हो जाएगा t-1 यानी कि t इनवर्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी का t-1 डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो एक चक्कर कोई लगा ले इस सर्कल पे, यानी कि ए से चलकर वापस ए पर आ जाए, तो एक चक्कर लगाने के बाद जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये एक ही हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो ये आप ध्यान रखना, जब हम लोग बोलते हैं कि एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0 हो जाएगा, तो वो विस्थापन कौन सा होता है? रैखीय विस्थापन होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगा। और हम अगर सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो 0 बाई टाइम ये 0 आ जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये 2 पाई, और जितना टाइम लगेगा वो टाइम से हम भाग लगाएंगे। तो ये अंतर होता है कोणीय विस्थापन और रैखीय विस्थापन में। तो हमसे क्या पूछा है? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं हो सकता? प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं मिलेगा आपको बल। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है, यानी कि हर बल एक पेयर बनाता है, एक पेयर में होता है, एक युगल में होता है, युग्म में होता है। तो ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। बल कभी भी आपको पेयर में नहीं अकेला नहीं मिलेगा। जैसे अर्थ किसी वस्तु पे, ये कोई वस्तु है, ये अर्थ है, तो अर्थ इस वस्तु पे अपनी तरफ एक बल लगा रही है mg, तो ये वस्तु भी सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का बल लगा रहा है इस पृथ्वी पे ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो पेयर में दो बल होते हैं ये मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बल लगाने से निम्न में से कौन सी घटना घटित हो सकती है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या हो सकता है? रुकी हुई वस्तु में गति आ सकती है। यानी मान लो ये कोई गेंद है, बॉल है, फुटबॉल है ये, और ये जमीन पे है और ये रुका हुआ है। तो अगर आप चाहते हो इसमें गति आए तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये गति में आएगा। तो ये सही है। गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है। मान लो आपने बल लगाया और ये गतिशील हो गया, फिर से अगर आपको इसे रोकना हो तो आप क्या करोगे? इस पर एक बल लगाओगे। वैसे तो ये खुद भी रुक जाएगा आगे चल करके, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जमीन और बॉल के बीच एक बल काम करेगा, घर्षण बल, फ्रिक्शन बल, वो रोक देगा इसे। लेकिन अगर यहाँ घर्षण नहीं होता, इस बॉल और इस जमीन के फर्श के बीच कोई घर्षण नहीं होता, तो ये बल, तो आप इनिशियली आप जितना इसको वेग देते हैं ये इसी वेग से चलता रहता।
फिर से अगर आपको उसे रोकना होता तब आपको जाकर के एक बल लगाना पड़ता। तो गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है, ये भी सही है। वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। मान लो एक बलून है आपके पास, तो इस बलून पे जब आप बल लगाओगे, मान लो दोनों साइड से अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। तो बल लगाने से हम लोग आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब तक वस्तु रुकी हुई है और इस पे बल लग रहा है और सारे बल क्या है, संतुलित है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहा है। या फिर आप ऐसे समझो कि संतुलित बल है, यानी कि उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है। ऐसे कंडीशन में वस्तु अगर रुकी हुई है तो ये रुकी हुई ही रहेगी, तो विराम की अवस्था में होगा। मान लो ये जो वस्तु है ये पहले से चल रही थी और इसका जो वेग है ये नियत था, यानी कि नियत वेग से वस्तु चल रही थी। ऐसे कंडीशन में भी अगर आप इस पर बल लगाते, संतुलित बल लगाते, तो इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये नियत वेग से ही आगे बढ़ता रहता। तो क्योंकि यहाँ सवाल में रुकी हुई लिखा था, इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा विराम की अवस्था में। अगर यहाँ नियत वेग से चलती हुई वस्तु पर सभी बल संतुलित होता तब हमारा राइट आंसर डी हो जाता। देखिए, एफ नेट 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप जानते हो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो यहां से त्वरण क्या आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है। अब त्वरण 0 ये 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो वस्तु समझो रेस्ट में था, यानी ये चला ही नहीं, तो हमारा v बराबर u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग सब के सब 0, क्योंकि चला ही नहीं है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि v माइनस u बटे में t बराबर क्या, 0, मतलब v माइनस u बराबर 0, यानी वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। यानी कि v बराबर u, जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है या फिर v बराबर u होता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नियत वेग। तो कभी भी f नेट 0 हो गया, किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित है या फिर लगने वाला सभी बाह्य बल 0 है। इसका मतलब यहां से 2 चीजें हो सकती है, या तो वस्तु चला ही नहीं, रेस्ट में है, या फिर वस्तु चल रहा है लेकिन नियत वेग से चल रहा है। क्योंकि जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और ये एफ नेट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर आरोपित बलों की कुल संख्या कितनी है। बोला है एक टेबल है, इस टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है, बुक रखी हुई है, तो पूछा गया है कि इस पे कुल कितना बल लग रहा है। इस पे कितना बल लग रहा है, इस पुस्तक पे, इस बुक पे 2 बल लग रहा है। एक बल पृथ्वी लगा रही है इस पे नीचे की तरफ mg, दूसरा ये जो टेबल का ये जो सतह है, इस टेबल के सतह से इस वस्तु पर एक बल लग रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब बल, यानी कि नॉर्मल फोर्स, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल। तो ये 2 बल हो गया, एक गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्व बल और ये एक अभिलंब बल। तो 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बल के संबंध में गलत है, बताना है फोर्स से रिलेटेड कि कौन सा फॉल्स है। इसका CGS यूनिट डाइन है, तो ये सही है। बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन के। डाइन क्या है, डाइन ये CGS यूनिट है और न्यूटन SI यूनिट है। यह एक सदिश राशि है, तो ये बिल्कुल सही है। बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या फिर खिंचाव है। इसका विमीय सूत्र MLT-1 होता है, ये गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, ये आप डायरेक्ट याद करके रखो, आप चाहे तो निकाल सकते हो। F बराबर होता है M इंटू में A, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आप मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, यहां पर लेंथ के लिए और यहां पे टाइम के लिए आपको इतना मिल जाएगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोग जानते हो ना, M इंटू में A होता है। जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का लग रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो जमीन पे एक बक्सा रखा हुआ है, इस पे 2 बल लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लिखा हुआ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का। तो मान लो मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया 5 न्यूटन का बल और इस डायरेक्शन में लगा दिया 10 न्यूटन का बल।
अगर ये सदिश राशि नहीं होता, अगर बल सदिश राशि नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं कि बक्से पर 15 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन ये एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण और दिशा दोनों ही होता है, तो हम लोग परिमाण और दिशा दोनों देखते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो जब दो अदिश राशि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके परिमाण को घटा देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब कि इस दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो देख लो, इधर 5 न्यूटन का है और इधर 10 न्यूटन का है, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा, हमारा नेट इफेक्ट निकल कर आएगा, इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल निकल कर आएगा, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु पर कुल 5 न्यूटन का बल आरोपित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्या है, वस्तु पर कुल 2 बल आरोपित है, तो ये तो गलत हो गया कि अगर ये जमीन है और इस पर बॉक्स रखा हुआ है तो 2 बल तो हम लोग लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का। पहले से इस पे 2 बल काम कर रहा है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और एक इस फर्श का ऊपर की तरफ नॉर्मल। याद रखिएगा, हम इस वस्तु पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल अभिलंब बल, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल mg और एक 10 न्यूटन का बल और एक 5 न्यूटन का बल। तो इस पे कुल 4 बल आरोपित है, तो बी भी इसका राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा, यानी कि ये बी एंड सी। मान लीजिए ये दोनों बल एक ही डायरेक्शन में होता, 5 न्यूटन का बल और 10 न्यूटन का बल ये एक ही डायरेक्शन में होता, तो हम लोग सिंपली ऐड कर देते। एक ही डायरेक्शन कहने का मतलब इस दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाता हमारा 15 न्यूटन। इस बार क्या है, बल ना तो एक ही डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बार बल क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि लगने वाला बल एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक है 3 न्यूटन का और एक है 4 न्यूटन का। तो कभी भी 2 सदिश राशि जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो परिणामी हम निकालते हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जैसे निकालते हैं। सिर्फ 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 होता तो फिर ये मेथड अलग हो जाता। तो यहाँ 2 बल है, एक को मान लो F1 है और दूसरे को मान लो F2 है। तो जो हमारा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स का जो परिमाण आएगा वो हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 5 न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। 5 न्यूटन डी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने तीनों तरीका आपको बता दिया, जब अपोजिट हो, जब सेम डायरेक्शन हो और जब परपेंडिकुलर हो। तो देख लेना अगर इस तरह का सवाल आए, वैसे आया हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है आपके इस तरह का सवाल फोर्सेस को जोड़ने के लिए, लेकिन वहां अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा था, परपेंडिकुलर नहीं था। तो अगर मान लो परपेंडिकुलर आ गया, लंबवत आ गया, तो आप इस मेथड से निकाल लेना। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? एक जिद है। ये एक जिद है किसी वस्तु का जिससे वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता। यानी अगर कोई वस्तु है तो ये रुकी हुई रहना चाहता है, ये चलना नहीं चाहता। अगर कोई वस्तु नियत वेग से आगे बढ़ रहा है तो ये आगे ही बढ़ता रहना चाहता है, ये रुकना नहीं चाहता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास होता है जड़त्व, इनर्शिया। तो इनर्शिया अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देता, इसको ये अपोज करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और यही तो हमें न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहता है, चल रही है नियत वेग से तो नियत वेग से ही चलते रहना चाहता है, जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल न लगाएं। तो इसीलिए हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, यदि गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे, इसे डैश कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या फिर बोल दो गैलीलियो का जड़त्व का नियम। तो ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो कि गैलीलियो ने दिया था, और इसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। इसीलिए दोनों हमारा राइट आंसर होगा। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर कुछ आधारित घटनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को आप लोग पॉज कर दो और इन सारे ही घटनाओं को एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, ये आपको याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से कोई सा भी आपको स्टेटमेंट उठा करके दे देगा और बोलेगा इसमें से बताइए कि किस नियम पर आधारित है। वैसे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, आपको वो टिक करना होगा। तो वीडियो पॉज करके इन सारे ही घटनाओं को एक बार आप पढ़ लो, इन सारी एप्लीकेशंस को एक बार पढ़ लो। न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें पता चलता है
न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमें बल की परिभाषा देता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। बल का परिमाण ये हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ देगा, सेकेंड लॉ, और बल का गुण ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ देगा। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिल जाएगी, बल का परिमाण हमें दूसरे नियम से, और बल का गुण तीसरे नियम से। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इनर्शिया का मेजरमेंट है मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये जो इनर्शिया है, ये जो जड़त्व है, ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, वस्तु गतिशील है या फिर विराम अवस्था में है इस पर भी डिपेंड नहीं करता। सीधा संबंध है द्रव्यमान से, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होता? हमारा आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व का कोई डायमेंशन नहीं होता, जड़त्व एक भौतिक राशि है ही नहीं। पहली बात तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, और जिसका कोई यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आवेग ये होता है इम्पल्स, इम्पल्स, और आवेग को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है F इंटू में T, यानी कि बल गुने में समय। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, यानी कि मोमेंटम, और ये होता है द्रव्यमान गुने में वेग, यानी कि मास इंटू में वेलोसिटी। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, इसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ये T है और ये टाउ का सिंबल है। ये होता है F इंटू में R, बल गुने में दूरी। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखो। ग्रुप डी के एग्जाम में आवेग के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो जब न्यूटन अपना सेकेंड लॉ दिया उसी समय ये संवेग को प्रस्तुत किया न्यूटन ने। तो ऐसा एनसीईआरटी कहता है, तो ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवेग को सबसे पहले न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग क्या होता है? m इंटू में v, यानी कि द्रव्यमान गुने में वेग, और संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन संवेग के संबंध में असत्य है? पूछा है कि कौन मोमेंटम से रिलेटेड फॉल्स है, इनकरेक्ट है। यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है जिसे हम लोग p से डिनोट करते हैं, ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। इसके पास दिशा होता है, जो वेग का दिशा होता है वही मोमेंटम का दिशा होता है। यह एक अदिश राशि है, ये गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो ये बिल्कुल सही है। मास के लिए हम लोग लिखेंगे केजी, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो यही हमारा हो जाएगा एसआई यूनिट। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें देता है बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां पे तो त्वरण का चर्चा ही नहीं किया गया है। ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है कि जो लगने वाला बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान संवेग में परिवर्तन के दर के। यानी मान लो कि कोई वस्तु था, ये u स्पीड से चल रहा था, इसका मास मान लो m है, u स्पीड से चल रहा था, u वेग से चल रहा था, तो इसके पास कुछ मोमेंटम था इनिशियली m इंटू में u। उसके बाद इस पर एक बल लगा, इस पे मान लो कोई बल लगा F। उसके बाद जैसे ही ये बल लगा इसका वेग में परिवर्तन हो गया, और अब ये v हो गया। मास तो इसका अभी भी m रहेगा, तो अब इसके पास फिर से मोमेंटम चेंज हो गया, m इंटू में v हो गया। इस बार जो फाइनल मोमेंटम है इसका mv हो गया। तो आप इसका परिवर्तन बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ, डेल्टा p बताओ। डेल्टा p यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियली कितना था mu। तो यही हमसे सवाल बोल रखा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई t। संवेग में परिवर्तन के समानुपाती नहीं बोला है, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती, इसीलिए हम लोगों ने टाइम से डिवाइड लगाया है। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो इसके लिए एक कांस्टेंट आता है। हम लोग क्या करते हैं, इस k का मान 1 लेते हैं, तो आपको इस k का मान 1 लेना है। तो इसके बाद यहां क्या आ जाएगा, mv माइनस mu
बटे में t। यहां से आप m कॉमन ले सकते हो, तो v माइनस यू बटे में t। हम लोग त्वरण बराबर क्या जान रहे हैं, वेग में परिवर्तन का दर, यही त्वरण होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे में समय। और यही देखो हमें यहाँ पे मिला है, तो हमारा जो फाइनली निकल कर आया वो m इंटू में a ही निकल कर आया। और यही हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ में। तो इसी को आप लोग इस तरह से व्यक्त कर सकते हो, F इज इक्वल टू एम इंटू ए बोल दो, या फिर F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी बोल दो। ये दोनों ही आप बोल सकते हो, दोनों ही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, या फिर बल बराबर संवेग में परिवर्तन का दर। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पे मैंने लिखा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। यहां पे आप F इंटू में T इज इक्वल टू डेल्टा पी लिखो। F इंटू टी में F इंटू टी को मैंने अभी आपको बताया था इम्पल्स, आवेग, जिसे हम लोगों ने J से डिनोट किया था। तो जो आवेग होता है ये होता है बल गुने में समय, या फिर इसी को आप लिख सकते हो संवेग में परिवर्तन। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संवेग में परिवर्तन का दर हमें बल बताएगा और संवेग में परिवर्तन हमें आवेग बताएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया न्यूटन के गति का प्रथम नियम पर आधारित घटनाएं, ठीक वैसे ही यहाँ पर मैंने कुछ घटनाएं लिखी है, और ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित। तो इन सारे घटनाओं को भी एक बार आप पढ़ लो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ कर रखो। जब एग्जाम में ये स्टेटमेंट आएगा तो फिर आपको याद आ जाएगा, और ये आपको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पॉज करो, एक बार इसको रीड करो। बल हमेशा जोड़े में होता है, और यह हमेशा, बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में होता है। मैंने आपको बताया बल हमेशा पेयर में होता है, और इस पेयर में क्योंकि पेयर है तो यहाँ दो बल है। मान लो एक बल F1 है और एक F2 है। ये दोनों बल मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन ये दोनों बल दिशा में अपोजिट होता है। तो अलग अलग वस्तु पर, एक ही वस्तु पर लगता है, अलग अलग वस्तु पर लगता है, कभी एक ही वस्तु पर तो कभी अलग अलग वस्तु पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने बताया आपको कि ये सेम मैग्नीट्यूड का होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, तो पृथ्वी इस वस्तु पे एक बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम लोग mg से डिनोट करते हैं। ये m मास का है, तो ये वस्तु भी इस पृथ्वी पे एक बल लगाएगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा, mg के बराबर। तो आप देखो ये दोनों पेयर में है, ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल है, और ये दोनों अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। एक लग रहा है इस वस्तु पे और दूसरा इस पृथ्वी पे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये एक वस्तु है, ये वस्तु का जो सतह है नीचे वाला, इस वस्तु का जो सतह है ये नीचे वाला, ये इस टेबल पे एक बल लगाएगा नीचे की तरफ। ये होगा अभिलंब बल। मान लो ये N1 है, और ये टेबल का जो सतह है, इस टेबल का जो ये सतह है, ये इस वस्तु पर बल लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का N2। यानी कि ये जो N1 का मैग्नीट्यूड होगा, N2 का मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों बल है, अभिलंब बल है। इस दोनों का जो परिमाण होगा आपस में बराबर होगा, दिशा इसका उल्टा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया। माइनस ये दिखा रहा है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन आप देखो ये दोनों बल अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। एक इस वस्तु पे लग रहा है, दूसरा इस टेबल पे लग रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया बल है। तो जब भी आप किसी वस्तु पर लगाओगे बल, तो आपको अपोजिट में कुछ बल झेलना पड़ेगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं बल जोड़े में है, तो एक्चुअली ये क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, और क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगता है, सेम वस्तु पर नहीं लगता। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं आपको पिछले स्लाइड में बता दिया हूं कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर प्रतिक्रिया होता है, और वो विपरीत दिशा में होता है, उल्टे डायरेक्शन में होता है। और यह है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। इसे आपको रीड करना है अच्छे से। बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, आपको पता होगा कि जब बंदूक से फायर किया जाता है बुलेट को, तो उस समय बंदूक पीछे की तरफ झटका देता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि बुलेट पे एक फोर्स लगता है, मान लो इस बुलेट पे एक फोर्स लगता है F1, ये आगे की तरफ जाता है, तो बुलेट इस बंदूक पे भी फोर्स लगाता है, बल सेम मैग्नीट्यूड का। बुलेट बोलता है जितना मुझ पे तू फोर्स लगाया उतना ही मैं तेरे पर भी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में होता है। एक देख लो, इस डायरेक्शन में गया है राइट,
तो एक गया है लेफ्ट। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया बल। F1 मान लो क्रिया था तो F2 हो गया प्रतिक्रिया। और देख लो दोनों अलग अलग वस्तु पे लगा है। F1 लगा है बुलेट पे, F2 लगा है गन पे। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगता है, कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन सारे घटनाओं को एक बार आप अच्छे से रीड कर लो। यदि मेज पर रखी एक गुटखा जो कि विराम अवस्था में है, क्या बोल रहा है, एक मेज है, इस पर एक गुटखा यानी कि कोई मान लो लकड़ी का कोई गुटखा है, ये इस पे रखा हुआ है, पर 2 बल लग रहा है, इस पे 2 बल लग रहा है। एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, चलो एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg, अगर मैं इसका द्रव्यमान m मान लूं। और दूसरा मेज के फर्श का अभिलंब बल, दूसरा ये जो मेज है इसका जो सतह है इस पे लगाएगा एक अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल है। क्या ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल है? मैं एक बार और बनाता हूं। इस पर एक दिखा रखा है कि mg गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा, और एक इस पर दिखा रहा है नॉर्मल फोर्स टेबल का ये जो फेस है ऊपर के डायरेक्शन में, इसके द्वारा। तो क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है? मैंने आपको क्या बताया, बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पे लगता है। यहां देखो एक ही वस्तु पर लगा है, ये जो अभिलंब बल है और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक ही वस्तु पर लगा है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल युगल नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। कौन क्रिया प्रतिक्रिया बल युगल होगा? ये जो mg इस पर लगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वस्तु अर्थ पे लगाएगा mg फोर्स, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल हुआ, ये दोनों। और इस वस्तु पे जो अभिलंब फोर्स लगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये टेबल ने लगाया, तो ये वस्तु इस टेबल पर लगाएगा नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल हुआ। ये दोनों युगल हुआ, ये दोनों युगल हुआ, बट ये नॉर्मल फोर्स और ये गुरुत्वाकर्षण बल आपस में पेयर नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पे लगता है। नेक्स्ट है, घड़ी के मिनट सुई के टिप के गति को देखते हुए बताएं 1 घंटा में विस्थापन 0 है, तय दूरी 0 है, औसत चाल 0 है, औसत वेग 0 है। सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। ये घड़ी है और ये है घड़ी का टाइम 12, और ये मैं एक मिनट सुई भी बना लेता हूं यहाँ पे। ये हमारा एक मिनट सुई है जो कि 12 पे है, और 1 घंटे में हमें देखना है। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये घड़ी का सुई एक चक्कर लगा लेगा, यानी 12 से स्टार्ट करेगा और 12 पे पहुंच जाएगा। और ये जो टिप है ये कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। तो पहला देखो विस्थापन 0 है। क्या विस्थापन 0 है? एक चक्कर लगाने के बाद घड़ी का जो ये टिप है जहां पे था वहीं पे चला आएगा, तो डेफिनेटली इसका विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला तय दूरी 0 है। क्या ये जो टिप है, मिनट सुई का जो टिप है, इसके द्वारा कोई डिस्टेंस कवर किया गया 60 मिनट में, 1 घंटा में? तो बिल्कुल, जो सर्कल का, जो वृत्त का परिधि है, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, वही तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक चक्कर में। तो डिस्टेंस तो कवर किया 2πr, तो तय दूरी 0 नहीं होगा, यानी कि ए हमारा राइट है लेकिन बी हमारा रॉन्ग है। औसत चाल 0 है। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल हमारा होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 2πr, और एक चक्कर लगाने में टाइम भी 60 मिनट है, तो ये औसत चाल 0 नहीं होगा। तो हमारा जो सी है ये भी गलत हो गया। डी चेक करते हैं। औसत वेग 0 है, तो औसत वेग क्या होता है? वेग होता है, औसत वेग ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही 0 है, तो 0 बटे में 60 मिनट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और डी हो जाएगा। ए और डी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब किसी तंत्र पर कोई बाह्य असंतुलित बल यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कार्य नहीं करता, तब इसका निकाय का कुल संवेग नियत होता है। इस कथन को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। ये आपको याद होना चाहिए। न्यूटन का जो तीनों नियम है वो हो गया, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सब एज ए स्टूडेंट आपका ये एक कर्तव्य बनता है कि ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे ही इस पूरे स्टेटमेंट को रट लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब होता है ये नियम?
कब होता है ये संरक्षण, संवेग संरक्षण? जब तंत्र पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, यानी जो हमारा F एक्सटर्नल होता है, F एक्सटर्नल नेट, ये 0 होना चाहिए। और सिस्टम बोले तो ये सिस्टम एक वस्तु का हो सकता है, 2 वस्तु, 3 वस्तु, कितना भी वस्तु का ये सिस्टम हो सकता है। यानी सिस्टम के अंदर 1 वस्तु, 2 वस्तु, 4 वस्तु, 10 वस्तु, कुछ भी हो सकता है। हमारा मन, हम जितने वस्तु को चाहें उतने वस्तु को सिस्टम मान सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे करके आपको बताता हूं कि ये मैं एक गन बना लिया, गन से बुलेट को फायर किया गया। चलो मैं पहले यहां पे बुलेट ही बना लेता हूं। यह है हमारा गन, यह है हमारा बुलेट। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम माना इस पूरे को। मैंने कहा कि हमारे सिस्टम में गन है और बुलेट है। अब यहां पे संवेग संरक्षण का नियम लागू तब होगा जब इस पर लगने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी कि इस पर लगने वाला जो F नेट होगा 0। किस पे? इस पूरे सिस्टम पे, इस गन पे या फिर बुलेट पे नहीं, इस दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए। तो जब इस बुलेट को फायर किया जाएगा, ये बुलेट आगे की तरफ जाएगा, यानी गन इस पे एक फोर्स लगाएगा, गन इस पे एक फोर्स लगाएगा। मान लो ये F1 है, तो बुलेट भी इस पर एक फोर्स लगाएगा F2। ये कौन से नियम से? न्यूटन के तीसरे नियम से। न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि अगर आप किसी पे बल लगाओगे तो बदले में वो भी आप पर बल लगाएगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा और समान परिमाण का होगा। तो आप बोलोगे कि यहां पर नेट फोर्स तो 0 नहीं है, यहां पे तो बल लग रहा है। तो देखो, हमने इस सिस्टम पर तो बल लगाया नहीं, सिस्टम के अंदर ही ये गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है। इस सिस्टम पे हमने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, सिस्टम के अंदर ही ये दोनों बल लग रहे हैं। और वैसे भी ये दोनों बल देखो आपस में क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इस दोनों को अगर आप जोड़ भी दो तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 ही तो आएगा। तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है। तो नेट फोर्स तो हमारा वैसे भी 0 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है इस दोनों को सिस्टम मानते हुए। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये क्या कहता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन का दर। अब जो हमारा बल है वो क्या है, 0 है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है ना। तो F नेट क्या है हमारा, 0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बराबर 0। डेल्टा पी बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ। संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो संवेग है वो नियत है, कांस्टेंट है। यही तो हमने बोल रखा है, संवेग नियत होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो ये हमेशा लागू नहीं होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए सिस्टम पे, 0 होना चाहिए। तो आगे कुछ उदाहरण आएगा, इसमें मैंने सवाल ले लिया हुआ है, उदाहरण आएगा कि कहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो वो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? कभी भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिले, यानी पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सब दिया हो, चौथा नियम तो होता ही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही अगर आपको दिया हो तो आपको आंसर करना है तीसरा नियम, कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में तंत्र का संवेग संरक्षित रहता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, सवाल लिया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि किन किन घटनाओं में संवेग संरक्षित रहता है। तो ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। बंदूक से दागी गई गोली जो मैंने आपको बताया, बम के विस्फोट होने में और 2 वस्तुओं के टक्कर में। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही घटनाएं आपको याद होनी चाहिए, इसमें संवेग हमारा संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या है? यहां पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बुलेट गन सिस्टम में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मैंने एक बुलेट बनाया, गन बनाया। ये हमारा गन, गन में अभी बुलेट फायर नहीं हुआ है, तो बुलेट जो है गन के अंदर ही है। एक ये सिचुएशन है फायर होने से पहले का, और अब मैं एक और बना रहा हूं, इसमें फायर होने के बाद का हम लोग बनाएंगे फिगर। तो ये बुलेट अब फायर हो चुका है। फायर होने के बाद इस बुलेट का स्पीड दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड, और जब फायर होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा, पीछे की तरफ झटका खाएगा, यानी इसके पास भी कुछ स्पीड आएगा। तो इसको मैं कैपिटल V मान लेता हूं। बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम और इसका दे रखा है 2 kg। तो ये हो गया फायर होने के बाद। फायर होने से पहले बुलेट और गन ये दोनों क्या था, रेस्ट में था। और मैंने आपको बताया कि बुलेट गन सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है।
फायर होने से पहले और फायर होने के बाद बराबर होता है मोमेंटम। तो चलिए लिखते हैं गन का मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं और मोमेंटम बराबर होता है M इंटू में V। तो गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम शुरुआत में जितना होगा फायर होने के बाद भी टोटल उतना ही होगा, यानी कि गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम ये हो गया हमारा फाइनल यानी कि फायर होने के बाद। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि बुलेट भी रेस्ट में था और गन भी रेस्ट में था। तो M इंटू वी में जब हम V का मान 0 रखेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0 बराबर गन का मोमेंटम यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा गन का जो मास होगा, मान लिया मैंने M, कैपिटल M में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और गुने में रिक्वायलिंग वेलोसिटी प्लस, अब देखो मैंने क्या किया, गन का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया। मैंने बोला कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये होगा प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी राइट साइड में होगा हम उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? सदिश राशि होता है, दिशा का यहाँ खेल होता है। तो हम लोग इस दोनों वेलोसिटी को अलग अलग डायरेक्शन में मानेंगे क्योंकि दोनों का दिशा अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पे बुलेट का मास स्मॉल m मान लिया और बुलेट की स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल दो आप, तो बुलेट की वेलोसिटी को मैंने माइनस v माना। माइनस v क्यों माना? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। मैंने गन की स्पीड को, गन की वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस में माना है तो इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 0 बराबर mv माइनस mv। तो यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए? ये कैपिटल V चाहिए। तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा? mv बटे में कैपिटल M। आप हो सके आपके मन में ये आएगा कि आपने कभी वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि जो गन की रिक्वायलिंग वेलोसिटी है वो माइनस स्मॉल m स्मॉल v और बटे में कैपिटल M। तो वहां मैंने आपको ये जो मैंने अभी प्लस माइनस माना, इस रिलेशन को लाते समय मैंने वहां पे प्लस माइनस नहीं माना था। मैंने यहाँ पे पहले ही साइन कंसीडर कर लिया कि दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है। आप चाहे तो नहीं करो, बाद में अपने आप यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या फिर आप पहले ही कर लो तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक रिलेशन। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आप सीधा इसको याद रख सकते हो। कभी भी इस तरह का सवाल आए आप इस रिलेशन को लगाना और आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। बुलेट का मास देखो 20 ग्राम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी दे रखा है 150 बटे में गन का मास 2 kg। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 15 और गुने 10 में पावर माइनस 1, ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में बनाकर दिखाया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस आप ये रिलेशन याद रखो, कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v बटे में कैपिटल M। ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बस ये दिखाएगा कि बुलेट का वेलोसिटी का डायरेक्शन और गन के वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है। नेक्स्ट है रॉकेट प्रणोदन या रॉकेट की गति डैश संरक्षण नियम पर आधारित है। यह भी क्या है? हमारा रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में मूलतः बल 4 ही प्रकार के होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो हमारा फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो 4 ही हैं, यानी जो भी फोर्स आप जानते हो सब इस 4 के अंदर ही आता है। ये 4 कौन कौन सा है आपको याद रखना चाहिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग आप न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक और वीक न्यूक्लियर फोर्स या फिर सिंपली वीक फोर्स भी बोल सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आप वीक फोर्स देख रहे हो ये सबसे वीक फोर्स नहीं है, इस वीक से भी ज्यादा वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इन चारों में अगर हम बात करें, इन चारों फंडामेंटल फोर्स में अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सबसे कमजोर होता है, ये सबसे कमजोर बल है। ये जो वीक फोर्स आप देख रहे हो इससे भी ज्यादा वीक है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये 3rd नंबर वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहां पे काम करता है? ये वहां पे काम करता है जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 10 पे पावर माइनस 15 मीटर से भी कम हो। जो पार्टिकल्स होंगे, 2 पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस 10 पे पावर माइनस 15 मीटर यानी कि
एक फर्मी तक का डिस्टेंस हो, तब जाकर के ये स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। जैसे एक नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगता है, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच एक फर्मी से कम डिस्टेंस होता है, 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस होता है, इसीलिए वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है हमारा संवेग में परिवर्तन। हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, यानी कि F इंटू डेल्टा T बराबर हो गया हमारा डेल्टा P, यानी कि ये हमारा हो गया बल और गुने में हो गया हमारा समय, बराबर ये हो गया संवेग में परिवर्तन डेल्टा P, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ये जो बल गुने समय है, इसी को हम लोग आवेग बोलते हैं, इसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, और ये बराबर आ गया डेल्टा P। तो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसके पास सिर्फ परिमाण है? तो वो कौन सा राशि है? आवेग है, संवेग है, बल आघूर्ण है, गतिज ऊर्जा है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। बल, आवेग, संवेग और बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस, यानी कि बल गुने में दूरी। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। गति का जो डायरेक्शन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में ये घर्षण बल काम करता है, इसीलिए बोलते हैं कि गति का विरोध करता है। तो ये हमारा सही है। हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये सही है। यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन दो सतह के बीच ये घर्षण बल काम करता है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, तो फिर किस पर डिपेंड करता है? जो संपर्क सतह होता है उसके प्रकृति पे, यानी उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर बोले तो कि वो कितना खुरदरा है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, कितना चिकना है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि उसका एरिया कितना बड़ा है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग मैंने आपको बताया क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी। जो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही इस मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो mv सिंपली डी इसका राइट आंसर। एक कार है और एक ट्रक है, का रेखीय संवेग समान है, दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी? संवेग होता है हमारा p इज इक्वल टू m इंटू में v। एक कार है और एक ट्रक है, दोनों का रेखीय संवेग समान है। p बोला है दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि v और m में उल्टा रिलेशन हो गया, क्योंकि p तो हमारा कांस्टेंट हो गया। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो देख लो, बोला है किसकी चाल अधिक होगी? किसकी चाल अधिक है? जिसका मास कम है। तो डेफिनेटली कार और ट्रक में कार का द्रव्यमान कम होगा, तो कार की हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका महसूस करता है। इस बल को डैश कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। देखिए, कार दाईं ओर टर्न किया, इसका कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टर्न हुआ इसका मेन कारण होता है कि इस गाड़ी पे सेंटर की तरफ, ये जो सर्कल बनेगा ना, इसको आप सर्कल बना दो, तो इस सर्कल के सेंटर की तरफ एक बल लगता है जिसके कारण ये कार टर्न हो जाती है। लेकिन इस कार में जो बंदा बैठा हुआ है उस पर एक बाहर की ओर बल लगता है, जो कि एक्चुअल में बल है नहीं, ये झूठा बल होता है। ऐसा कोई बल लगता नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बाहर की तरफ एक बल लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्योंकि ये एक बल नहीं होता है, ऐसा कोई बल नहीं होता है, बस ये फीलिंग होती है, तो इसीलिए हम इसे झूठा बल भी बोलते हैं। झूठा बल यानी कि स्यूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा आंसर होगा। ऐसा इसको महसूस इसलिए होता है क्योंकि ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण इसको ऐसा महसूस होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण इसका बॉडी एक डायरेक्शन में रहना चाह रहा था, लेकिन अचानक से कार टर्न हो जाती है और इसका बॉडी झटका खा जाता है। कार तो टर्न होने के बाद घूम जाती है, लेकिन इसका बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण उसी डायरेक्शन में रहता है, जिससे उसे लगता है कि उसे एक झटका लगा। अपकेंद्री बल पर आधारित है। अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर और अपकेंद्री पंप, तो इन सभी में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा? तो लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट किसी त्वरण से जब ऊपर जाएगा तब उसमें बैठा हुआ व्यक्ति अपने भार में बढ़ोतरी पाएगा। वैसे भी आप कभी लिफ्ट पर चढ़ना तो देखना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए आपको ये फीलिंग आएगी कि आपका भार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऐसा आपको फील आएगा। ये तो हो गया कि आपका अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी किसी त्वरण से। अगला पढ़ते हैं, जब लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे आएगा। जब लिफ्ट किसी त्वरण से, वो त्वरण है जी से कम, यानी जो भी त्वरण है ए वो क्या है, जी से कम है। ऐसे कंडीशन में भार क्या होगा, कम जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपका भार कम हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब लिफ्ट शून्य त्वरण से नीचे आएगा, शून्य त्वरण यानी कि उसमें कोई त्वरण नहीं है, उसका जो वेग है ये कांस्टेंट है। तो जब शून्य त्वरण से नीचे आएगा तब जो आपका एक्चुअल रियलिटी में जो आपका भार होगा, एक्चुअल में जो आपका भार होगा वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी पहले वाले कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका भार है इसमें आपको कुछ कमी आएगा, और इस वाले में क्या होगा, पहले वाले में भार में कुछ बढ़ोतरी आएगा। यह बढ़ोतरी होता है mg प्लस ma, जो आपका द्रव्यमान है, और ये हो गया जिस त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये mg माइनस ma हो जाता है, यानी इतना भार में आपका कमी महसूस होगा। और इस कंडीशन में थर्ड वाले में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे अगर लिफ्ट आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा भार में। जब लिफ्ट मुक्त पतन के रूप में नीचे गिरेगा, यानी a बराबर जब g हो जाए, लिफ्ट जो है ये मुक्त पतन कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी a बराबर g से। मुक्त पतन का मतलब होता है कि गुरुत्व त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे गिरे। तब इसमें जो बैठा व्यक्ति होगा उसका क्या होगा, उसको अपना भार शून्य लगेगा, यानी उसको ऐसा लगेगा कि उसके पास कोई भार है ही नहीं। तब क्या होगा, जब नीचे गिरते वक्त का जो त्वरण है वो जी से भी बड़ा हो जाए। जब जी से भी बड़ा हो जाएगा तो होगा ये कि इस बंदे के सर से ये लिफ्ट आकर के टकरा जाएगा, ऐसे। यानी आप बोल सकते हो कि ये बंदा उठ करके इसके छत से लग जाएगा। नाभिकीय मूल कणों के बीच किस प्रकार का टक्कर होता है? नाभिक में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो टक्कर होता है वो किस प्रकार का टक्कर होता है? ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ए इसका राइट आंसर होगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम ये दोनों ही कंजर्व होता है। ये दोनों ही क्या होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी भी, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित और संवेग भी संरक्षित, ये दोनों ही संरक्षित होता है, यानी इस दोनों में कोई लॉस नहीं होता। अगला देखो क्या है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी परफेक्टली इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ भी सेम फंडा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा और मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का टक्कर हो आपको एक चीज हमेशा कंजर्व मिलेगा, यह है मोमेंटम। संवेग हमेशा संरक्षित होगा टक्कर में, बस इतना ध्यान में रखो, संवेग हमेशा संरक्षित होगा टक्कर में। इस दोनों में क्या अंतर है अप्रत्यास्थ टक्कर में और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, कि जब इस प्रकार का टक्कर होता है यानी बी वाला पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ऐसे कंडीशन में जो दो वस्तुएं आपस में टकराती है, टकराने के बाद वो आपस में चिपक जाती है, यानी टकराने के बाद पहले अलग अलग चल रहा था, अब टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलेगा। अप्रत्यास्थ में क्या होगा, टकराने के बाद ये गया आपस में टकराया और फिर से ये अलग अलग हो जाएगा, इसमें चिपकेगा नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, किसमें नहीं होता है, क्योंकि मोमेंटम तो सब में कंजर्व होता है। 2 kg द्रव्यमान की पिंड की चाल 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो बल का परिमाण कितना होगा? बल हम लोग जानते हैं द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। त्वरण तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है सवाल में, तो त्वरण के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, v माइनस यू और बटे में टी, ये होता है। अब हमें द्रव्यमान दे रखा है 2, त्वरण दे रखा है, प्रारंभिक अंतिम वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड, सब के सब ऐसा यूनिट में है तो यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो ये हमारा आ गया, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 से भाग लगाएंगे तो 1.2
न्यूटन हो जाएगा। 1.2 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्र बल का सही सूत्र है, जहां m पिंड का द्रव्यमान और r वृत्त की त्रिज्या जिसमें पिंड घूम रहा है। अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी, कोई पिंड किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, इसके लिए एक बल जिम्मेवार होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ होता है। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस r है, ये जो भी पिंड है ये घूम रहा है, इसका द्रव्यमान m है। तो हमसे पूछा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम इतना देर से चिल्ला रहे हैं उसका परिमाण क्या है, उसका सूत्र क्या है। उसका सूत्र होता है mv² बटे में r। mv² बटे में r, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो ये क्या है, बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ होता है। और इस m को अब हम क्या करते हैं, नीचे उठा करके ले आते हैं यहाँ, यानी कि जो FC है बटे में m कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा v² बटे में r। तो हम लोग जानते हैं ना F बटे में m क्या होता है, त्वरण होता है। तो ये जो हमें त्वरण मिलेगा इसे हम लोग डिनोट करते हैं AC से, और ये हो जाएगा v² बटे में r। ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये था हमारा अभिकेंद्रीय बल, ये था हमारा ये है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण। इस दोनों का दिशा किधर, हमेशा केंद्र की तरफ। तो ये दोनों फॉर्मूला आप एक याद रखो, इसको तो आप निकाल ही सकते हो। समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उसे उसके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या है। दो सर्कल है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, और एक ही द्रव्यमान का है, दो कण, दोनों का द्रव्यमान m है। तो इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मान लेता हूं मैं F1, ये क्या हो जाएगा mv² बटे में r, और यहां हो जाएगा F2 इज इक्वल टू mv² बटे में यहाँ R1 और यहाँ R2। मैंने यहाँ v और v चाल लिया है क्योंकि सवाल में दे रखा है समान चाल से। अब हमसे पूछा है कि ये जो F1 और F2 है इसका रेशियो क्या होगा। तो F1 और F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, mv² बटे में R1, इसमें हम भाग लगाएंगे, ये R2 ऊपर चला जाएगा, ये mv² नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R2 बटे में R1। तो B हमारा राइट आंसर होगा। बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। F इज इक्वल टू होता है m इंटू में A, F बाई A, F बाई M, ये बराबर आ जाएगा A का। तो त्वरण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बल, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ F इज इक्वल टू m इंटू में A है, बोला है त्वरण से भाग देना है, तो F बटे में A ये बराबर क्या आ जाएगा m के। तो द्रव्यमान हमारा राइट आंसर होगा C। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र एक जैसा है। किसका विमीय सूत्र एक जैसा है, तो आप ऐसा करो, आप यूनिट देख लो कि किसका यूनिट एक जैसा है। तो चाल और वेग दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। दूरी विस्थापन दोनों का यूनिट मीटर होता है, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एक होगा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एक हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, तो इसका भी विमीय सूत्र एक हो जाएगा। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल आघूर्ण टॉर्क का SI मात्रक क्या है। तो टॉर्क मैंने आपको बताया था, ये होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस। R से आप डिस्टेंस बोल दो या फिर F इंटू में D लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स के लिए SI यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारा राइट आंसर होगा। सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चल रही बैलगाड़ी का पहिया, ये बैलगाड़ी का पहिया है, तो इसमें आप क्या देखते हो, मान लो बैलगाड़ी इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें रोटेशन होता है, रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साथ में ये पहिया आगे की तरफ भी मूव करेगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे एक गाड़ी है, मान लो आपका बाइक है, कीचड़ में फंस गया, आप एक्सीलेटर ले रहे हो लेकिन बाइक आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बस उसी जगह पे रोटेट कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा रोटेटरी मोशन। एक ही जगह पे मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, बैलगाड़ी आगे की तरफ भी जा रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है, रोटेट करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे दो मोशन इन्वॉल्व है। एक जो उसको स्ट्रेट लाइन में ले जा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरित गति, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, साथ में ये रोटेट करते हुए जा रहा है, तो इसमें घूर्णन गति भी है। तो रूपांतरित और घूर्णन गति दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई चक्का, कोई पहिया सिर्फ
एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो सिर्फ उसमें घूर्णन गति है। लेकिन घूर्णन करने के साथ साथ अगर ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी डिस्टेंस भी कुछ कवर कर रहा है, तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाएगा। पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? तो भार दे रखा है 196 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? ये बल का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, न्यूटन आप लिख सकते हो इसके जगह पर 196 न्यूटन। आपको समझ में आया? ये कैसे? हमारा जो बल का फॉर्मूला होता है ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए केजी आएगा और एक्सेलरेशन के लिए आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया भार, और भार हम लोग क्या जानते हैं? m इंटू में g। तो यहां से हमारा जो m आ जाएगा वो 196 डिवाइडेड बाई g का मान होता है 9.8। यहां से आपका आंसर निकल कर आएगा। यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से 20 kg हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है? न्यूटन द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक आप लोगों ने सुना होगा, प्रिंसिपिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो गति के नियम है, इसी बुक में प्रकाशित किया था लिख करके। नेक्स्ट, जब एक बम जब विस्फोट होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? तो बम के विस्फोट होने में संवेग संरक्षित होता है। मान लीजिए ये एक बम था, ठीक है, ये हमारा एक बम था, ये फट गया। फटने के बाद क्या होगा? इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि बम फटने से पहले जो संवेग था, बम फटने के बाद जो टुकड़ा मिलेगा, उन सभी के संवेग को अगर हम जोड़े तो वो आपस में बराबर होगा, यानी संवेग संरक्षित होगा। बम के फटने से पहले ये बम रेस्ट में था ना, रेस्ट में था, इसके पास कोई वेग नहीं था, यानी बम फटने से पहले बम का जो मोमेंटम था वो 0 था। मतलब डेफिनेटली बम फटने के बाद जो हमें ये टुकड़ा मिला, इन सब टुकड़े का अलग अलग द्रव्यमान होगा, अलग अलग वेग होगा, और इस सब का हम अलग अलग जब मोमेंटम निकालेंगे और इस सब को जब हम जोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो 0 के ही बराबर आएगा, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा। बम फटने से पहले जो मोमेंटम था यानी कि 0 था, तो बम फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 ही होगा, तो 0 के बराबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो यह है न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित। अब न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो इनमें से बताइए कि कौन सा होगा, किस तरह का जड़त्व यहाँ पे काम करता है, क्योंकि गति का तीसरा नियम तो होगा नहीं। क्योंकि कार गतिशील थी, कार अचानक ब्रेक लगाती है और बंदा आगे की तरफ झुक जाता है, तो यहाँ काम करता है गति का जड़त्व। क्योंकि बंदा गति में होता है तभी तो कार के रुकते ही आगे की ओर वो झुकता है। गति का जड़त्व होने के कारण वो बंदा जो है गति में रहना चाह रहा था। जड़त्व क्या करता है? जिद करता है, गति में रहना चाह रहा था, लेकिन कार ने ब्रेक लगाया, उसका पैर रुक गया क्योंकि वो कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, लेकिन बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा वो अभी भी गति में था, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम पर आधारित जो घटनाएं हैं, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि आपको याद रखना है, तो उन सब में भी आप ढूंढो कि वहां पे जड़त्व का कौन सा नियम काम करता है, कहां पे गति का जड़त्व है, कहां पे विराम का जड़त्व है, कहां पे दिशा का जड़त्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असत्य है, कौन गलत है? पढ़ते हैं। औसत चाल कभी भी औसत वेग के परिमाण से छोटा नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के। तो सही बात है, कभी भी परिमाण में छोटा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं होगा, बराबर होगा या फिर बड़ा होगा औसत चाल, छोटा नहीं होगा कभी भी। तो ये हमारा राइट है। यह संभव है कि त्वरण शून्य ना हो लेकिन वेग का परिमाण नियत हो। क्या बोला? त्वरण शून्य ना हो लेकिन हमारा वेलोसिटी का जो परिमाण है, वेलोसिटी का जो परिमाण हो, देखिए वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में स्पीड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी में जैसे ही चेंज होगा
वेग में जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब हमें दे भी रखा है कि भैया त्वरण 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ इसके पास त्वरण है, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ है। लेकिन साथ में हमें सवाल में यह भी दे रखा है कि भाई वेग का परिमाण नियत है, यानी वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि स्पीड में नो चेंज, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी पक्का है कि दिशा में चेंज हुआ है। क्योंकि वेग में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, आप स्पीड चेंज कर दो तो वेग चेंज हो जाएगा। दूसरा, डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी वेग चेंज हो जाएगा। तीसरा, आप स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो तो भी चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ गया, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये भी हमारा सही है। ऐसा हो सकता है कि आप वेग के परिमाण को नियत रखो, दिशा बदल दो, अपने आप त्वरण आ जाएगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। यह संभव है कि वस्तु की चाल बदल जाए लेकिन वेग ना बदले। अब वेग जो होता है हमारा वेलोसिटी होता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा, क्या होता है इसके पास स्पीड होता है, जो हम मैग्नीट्यूड परिमाण बोलते हैं वेग का परिमाण, वो क्या होता है स्पीड ही तो होता है। और साथ में क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप वेलोसिटी को 3 तरह से चेंज कर सकते हो, स्पीड में चेंज करके, डायरेक्शन में चेंज करके, या फिर इस दोनों में चेंज करके। इसमें से किसी को भी आप चेंज कर दो तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। हमें सवाल में दे रखा है कि यह संभव है कि वस्तु की चाल बदल जाए, ये चेंज हो जाए लेकिन ये चेंज ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यह संभव है कि वस्तु की यहां पे कुछ छूट गया है, वस्तु की चाल ना बदले, यहां पे लिख लो वस्तु की चाल ना बदले लेकिन वेग बदल जाए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। वस्तु की चाल ना बदले वेग बदल जाए। क्या हो गया, वस्तु की चाल नहीं बदलेंगे, दिशा बदल देंगे तो भी तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। बी जो हमारा ऑप्शन था यही तो कह रहा था। यहां कहने का तरीका कुछ अलग था, यहां पे कहने का तरीका कुछ अलग है।